नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ IS 1893 पार्ट 1 2002। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, सिस्मिक जोन्स इन इंडिया, लोड कम्बिनेशन, इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इन सभी वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें। IS 1893 आखिर है क्या? इंडियन स्टैंडर्ड 1893 इज बेस्ड ऑन सिस्मिक डाटा। इसमें सिस्मिक जो अर्थक्वेक आता है तो उसके जितने भी अर्थक्वेक आज तक आए हैं इंडिया में या इंडिया के आसपास, तो उसमें इसके डाटा इकट्ठा किया गया है, उसका एनालिसिस किया गया है और डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है डाटा की, तो वो सारी चीज़ इसमें मिलती हैं। ओके, सबसे पहले ये जो IS 1893 1962 में बनाया गया था। ओके, और उसके बाद ये फिर से रिवाइज हुआ, बार बार इसको रिवाइज करना पड़ता है। तो फिफ्थ और लास्ट जो हमारा रिवीजन हुआ है वो 2002 में हुआ है। ओके, ये फिफ्थ हमारा रिवीजन था और इस रिवीजन में IS 1893 को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा जनरल प्रोविज़न एंड बिल्डिंग्स। ओके, बिल्डिंग में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं सिस्मिक अर्थक्वेक के फोर्स को रोकने के लिए, सिस्मिक प्रूफ बिल्डिंग बनाने के लिए, वो इसमें आपको मिलेंगी। ओके, सेकंड पार्ट में है लिक्विड रिटेनिंग टैंक्स, एलिवेटेड एंड ग्राउंड सपोर्टेड। ओके, जो एलिवेटेड हमारे टैंक होते हैं, वाटर टैंक होते हैं, तो उसको हम सिस्मिक प्रूफ कैसे बनाते हैं, तो वो हमारा इस पार्ट में मिलता है। थर्ड पार्ट में ब्रिज एंड रिटेनिंग वॉल, इससे रिलेटेड डिज़ाइन मिलते हैं। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमारे पार्ट 4 में होते हैं। डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स ये हमारे पार्ट 5 में होते हैं। ओके, तो किसी भी स्ट्रक्चर को, चाहे डैम हो, आपका रिटेनिंग वॉल हो, ब्रिज हो, लिक्विड टैंक हो या कोई बिल्डिंग हो, उन सभी में जो अर्थक्वेक जब आता है तो उसमें क्या इफेक्ट होता है और उसको रोकने के लिए जो डाटा, जो एनालिसिस वहाँ पे किया गया है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। ओके, तो हमें ओनली पार्ट 1 को डिस्कस करना है और वो हम करेंगे यहाँ पे। सिस्मिक जोन्स क्या होते हैं ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो जो अर्थक्वेक आता है तो उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पे किसी भी एरिया को सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, जैसे आप इंडिया में देख रहे हैं अलग अलग कलर के जोन में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, सबसे पहले 1970 में जोन मैप बना था जिसमें 5 हमारे जोन थे। ओके, 1 2 3 4 5। तो इंटेंसिटी के बेसिस पे इसको हमने डिवाइड किया था, बट 2002 में इसको हमने फिर से रिवाइज किया और इसमें जो फर्स्ट नंबर का हमारा जोन था इसको हमने एलिमिनेट करके सेकंड नंबर के साथ इसको हमने कंबाइन कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास 4 टाइप के जोन हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, इंटेंसिटी के बेस पे ये हम इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए, ये है हमारे सिस्मिक जोन। कलर के बेसिस पे, जैसे ये हमारा ब्लू कलर है, ये हमारा सेकंड जोन है। ओके, ये येलो कलर का जो जोन है ये हमारा थर्ड जोन है, ये हमारा फोर्थ जोन है और ये हमारा फिफ्थ जोन है। ओके, तो इसकी सीवियरिटी के बेसिस पे इसको हमने डिवाइड किया है। जैसे जो हमारा येलो कलर का है, जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में ये हमारा येलो एरिया है, तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक होंगे तो वो बहुत ही कम रिस्क के होंगे। ओके, लो रिस्क जोन ये होते हैं। ओके, तो जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे येलो की तरफ आते हैं तो रिस्क फैक्टर इसमें बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होता चले जाएगा। येलो हमारा जो जोन है वो हमारा मॉडरेट होता है, मॉडरेट इंटेंसिटी वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। ओके, फोर्थ जोन है ये हमारा हाई रिस्क जोन होता है। ओके, यहाँ पे अर्थक्वेक आने की चांसेस काफ़ी और बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका दिल्ली है तो ये हमारा जोन 4 में आता है। ठीक है, आप भी ये बता सकते हैं कि
आपका शहर कहाँ पे है, आप कहाँ पे रहते हैं और वो किस जोन में आता है, तो वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, अब आता है जोन फिफ्थ। जोन फिफ्थ सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन होता है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क जो फैक्टर है काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है, जोन के बेसिस पे हमने इंडिया को डिवाइड किया गया है कि कहाँ पे कितनी सीवियरिटी का जोन आ सकता है और कहाँ पे ये एक बहुत ही कम अमाउंट इंटेंसिटी का यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। ओके, तो जैसे अब हाई इंटेंसिटी जोन है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे सिस्मिक प्रूफ हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। ठीक है, और जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ही कम आते हैं तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, इसकी मदद से हम वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं IS 1893 की मदद से। अजम्पशंस, अब जो 1893 कोड बनाया गया है उसमें हमने कुछ अज्यूम किया गया है। ठीक है, हमने अज्यूम उसमें क्या किया है, जैसे फर्स्ट अजम्पशन हमारा है earthquake causes ground motion which are very complex in nature. It is assumed that resonance between the motion of structure and ground will not occur and will need to build up. ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है, जो ग्राउंड और बिल्डिंग के बीच में जो मोशन होता है वो इसमें रेजोनेंट बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये हमने इसमें एक अजम्पशन माना है। ठीक है, सेकंड अजम्पशन हमने इसमें क्या माना है, इट इज़ अज्यूम दैट अर्थक्वेक विल नॉट अकर साइमल्टेनियसली विद विंड और मैक्सिमम फ्लड और मैक्सिमम सी वेव्स। ओके, तो इसमें हमने एक और अजम्पशन माना है, एक और कल्पना की है, आप ये समझ सकते हैं कि तेज़ हवाओं के साथ या फिर जब समुंदर की वेव्स अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ आती हैं तो उसके साथ अर्थक्वेक नहीं आता। हमने ये माना है क्योंकि जब दो टाइप के फोर्स इसमें अप्लाई होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन करनी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो हमने इसको सेपरेट ही माना है। हर बार हम विंड के साथ विंड का इफ़ेक्ट और अर्थक्वेक का इफ़ेक्ट दोनों को ऐड करके हम कैलकुलेट नहीं करते, सेपरेट ही करते हैं। ओके, ऐसे ही हमने एक और इसमें अजम्पशन माना है, द वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल फॉर डायनेमिक एनालिसिस इज टेकन एज सेम फॉर द स्टैटिक एनालिसिस। ओके, जो डायनेमिक एनालिसिस के लिए और स्टैटिक एनालिसिस के लिए हमने इलास्टिक मॉडुलस लिया है वो हमने दोनों में सेम लिया है। ठीक है, ये हमने इसमें अजम्पशन माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन परमिसिबल स्ट्रेसेस इन मटेरियल। ओके, जो बिल्डिंग मटेरियल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं तो उसमें उसकी हम कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा के उसमें मानते हैं। जैसे when earthquake force are considered along with other normal design forces, the permissible stresses in material may be increased by 1/3. Okay, however for steel the stress will be limited to yield stress or 0.2% of proof stress. ओके, तो इसमें क्या माना गया है, जैसे आप मानिए एक जगह पे अर्थक्वेक बहुत कम आते हैं और एक जगह पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और दोनों जगह पे जो बिल्डिंग है तो उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो उस पर स्ट्रेस जो होता है वो अर्थक्वेक जहाँ पे ज़्यादा आते हैं वहाँ पे मटेरियल में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, जबकि जो बिल्डिंग हमारी अर्थक्वेक यहाँ पे बहुत कम आते हैं वहाँ पे मटेरियल पे स्ट्रेस काफ़ी कम होता है, तो इसीलिए हम बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है उसकी लिमिट से 1/3 उसकी कैपेसिटी बढ़ा के हम उसमें यूज़ करते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही जब स्टील की बात आती है तो स्टील में भी हम उसकी यील्ड स्ट्रेस को इंक्रीज़ करके ही यूज़ करते हैं। ओके, तो ये इसमें बताया गया है, परमिसिबल स्ट्रेस मटेरियल की हम इंक्रीज़ करके ही यूज़ करते हैं। फिर आता है लोड कम्बिनेशन। IS 1893 में कुछ लोड्स को कंबाइन करके यूज़ किया गया है, जैसे 1.5 DL प्लस IL। DL इसमें क्या है, डेड लोड, IL है इम्पोज्ड लोड एंड EL है अर्थक्वेक लोड। ओके, 1.5 DL डेड लोड के साथ हम इम्पोज्ड लोड जब यूज़ करते हैं तो 1.5 उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना होता है। 1.2 हम मल्टीप्लाई करते हैं जब डेड लोड और इम्पोज्ड लोड और प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डेड लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड को जब हम यूज़ करते हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेड लोड और इम्पोज्ड लोड को जब डेड लोड
का 0.9 प्लस माइनस EL इम्पोज्ड लोड हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस एंड माइनस का साइन विद अर्थक्वेक लोड इज टेकन बिकॉज अर्थक्वेक लोड इज रिवर्सिबल इन डायरेक्शन। ओके, अर्थक्वेक जो होता है उसका फोर्स की डायरेक्शन कई बार रिवर्स भी हो जाती है, तो इसलिए हम उसमें प्लस और माइनस का साइन यूज़ करते हैं। ओके, तो ये इसमें बताया गया है लोड कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर, तो ये आप समझिए जैसे एक बिल्डिंग है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। जब यहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो ग्राउंड का शेकिंग स्टार्ट हो जाती है, ग्राउंड हिलता है, उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग भी हिलती है। ठीक है, बिल्डिंग जब हिलती है तो इस पे एक टाइप का लेटरल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो जैसे ये रो जो हमारा ग्राउंड है मूव कर रहा है इस तरफ, तो इस पे लेटरल फोर्स इस तरफ होगा। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया। तो ऐसे ही जो लेटरल फोर्स इस पे अप्लाई होते हैं वो हमें कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर हमने बनाया है, वो आप समझिए कैसे हम करते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम IS 1893 का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला 1893 जो हमारा कोड है IS कोड, उसमें ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का बेस शियर। ओके, VB ये हमारी है, इट इज़ द टोटल डिज़ाइन लेटरल फोर्स एट द बेस ऑफ ए स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है VB। ठीक है, ये है हमारा लेटरल फोर्स। अब लेटरल फोर्स को हम कैसे निकाल लेंगे, AH इंटू W। ये दोनों वैल्यू अगर हमें मिल जाती हैं तो हम अपने VB को निकाल सकते हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे, AH एंड W। फर्स्ट हमारा आता है W। W क्या है, इट इज़ द सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग विच इज सम ऑफ seismic weight of all the floors. Seismic weight of any floor is equal to the dead weight of the floor system and appropriate amount of imposed load. ओके, तो W जो है वो हमारा है बिल्डिंग का लोड, और बिल्डिंग पे जो डेड लोड होता है, डेड लोड सेल्फ लोड या फिर उस पर इम्पोज लोड जो होता है, उन दोनों का सम होता है हमारा W। ठीक है, तो डेड लोड तो है हमारा एक अलग पार्ट, और इम्पोज्ड लोड है, इम्पोज्ड लोड का हम एक पार्ट ही उसमें यूज़ करते हैं। जैसे ये टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पोज्ड लोड का हमने कितना % यूज़ करना है। जैसे अप टू एंड इंक्लूड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारी बिल्डिंग पे आ रहा है 3 या उससे कम, ठीक है, 3 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या उससे कम आ रहा है, तो इम्पोज्ड लोड का हम 25% ही यूज़ करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में 25% ही हम यूज़ करेंगे। जबकि अगर 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यू आती है आपकी UDL की, तब उसमें हम 50% का यूज़ करेंगे। ठीक है, डेड लोड प्लस 25% ऑफ इम्पोज्ड लोड, जब हम 3 किलो न्यूटन या उससे कम UDL का यूज़ करेंगे, और 3 से ज़्यादा जब हो UDL हमारा, तो 50% का हम यूज़ करेंगे। तो ये इसमें बताया गया है W हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है AH क्या है, डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा एक सिस्मिक कोफिशिएंट है। ठीक है, AH का ये फॉर्मूला इसमें दिखाया गया है, ZISA डिवाइड बाई 2RG। ओके, तो इसमें एक एक करके हम इन सभी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। Z इसमें क्या आता है, जोन फैक्टर। ओके, जोन फैक्टर जो कि ये टेबल में दिया गया है, इट इज़ डिपेंड अपॉन सिस्मिक जोन इन विच स्ट्रक्चर इज लोकेटेड। ओके, जहाँ पे स्ट्रक्चर लाई करता है, जिस जोन में लाई करता है, तो उस पर ये डिपेंड करता है Z की वैल्यू। ओके, सिस्मिक जोन 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। सिस्मिक इंटेंसिटी लो, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। अब अगर हमारा स्ट्रक्चर 2nd जोन में लाई करता है तो Z की वैल्यू होगी हमारी 0.10। ओके, अगर 3rd जोन में हो तो 0.16, 4th जोन में हो तो 0.24 और
5th जोन में हो तो 0.36 हमारी वैल्यू होगी जेड की। तो ये है हमारा जोन फैक्टर। ओके, अब आता है आई। आई क्या है? इम्पोर्टेंस फैक्टर। आई की वैल्यू होती है इम्पोर्टेंस फैक्टर। इट इज़ फैक्टर यूज टू ऑब्टेन द डिजाइन सिस्मिक फोर्स डिपेंड अपॉन द फंक्शनल यूज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस फैक्टर आर गिवन बिलो। तो मिनिमम वैल्यू आई की वैल्यू इस टेबल में दी गई है। ठीक है, तो ये उसकी फंक्शनल जो बिल्डिंग यूज़ की जाती है, किस फंक्शन के लिए बनाया जाता है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे इम्पोर्टेंट सर्विस एंड कॉमन कम्युनिटी बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल, schools, monumental structures, emergency buildings like telephone exchange, television station, radio station, railway station, fire station, assembly hall, सबवे एंड पावर स्टेशन। ओके, जब ये सारे स्ट्रक्चर हमें बनाने होते हैं तब वहाँ पे आई की वैल्यू हम लेंगे 1.5। ओके, इम्पोर्टेंस फैक्टर होगा हमारा 1.5। और इससे अलग जो भी बिल्डिंग होगी उन सभी के लिए हम यूज़ करेंगे 1। ठीक है, आई की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ में नोट करने वाली बात है, द डिज़ाइन इंजीनियर में चूज वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस फैक्टर ग्रेटर देन द मेंशन्ड अबव। तो जो भी इसमें मेंशन की गई है उससे वैल्यू हम कुछ ज़्यादा ही लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन इंजीनियर इससे ज़्यादा ही वैल्यू लेता है। बिल्डिंग नोट covered in above table may be designed for higher value of I depending upon economy strategy consider like multi-story building having several residential units etc। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, जो वैल्यू है I की वो अगर इस टेबल के में वो बिल्डिंग नहीं गिवन है तो I की वैल्यू हम इससे थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, This does not apply to temporary structure like excavation, scaffolding etc. of short duration। तो I की वैल्यू जो है वो हम short जो हमारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। जैसे एक्सक्वेशन हो, स्काफोल्डिंग हो, तो उसके लिए हम I की वैल्यू यूज़ नहीं करते। ओके, तो I की वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ से। अब आता है R। R क्या है? रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ये क्या है? इट इज़ ऑन द एक्सपेक्टेड सिस्मिक डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर। सिस्मिक डैमेज कितना होता है बिल्डिंग पे, तो उस पर ये डिपेंड करता है। दिस फैक्टर रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल डक्टिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका स्ट्रक्चर कितना डक्टाइल है तो उस पर ये डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज विद स्ट्रक्चरल डक्टिलिटी। ओके, जैसे जैसे उसकी डक्टिलिटी वैल्यू बढ़ती है बिल्डिंग की तो वैसे ही हमारी आर की वैल्यू भी बढ़ती है। ओके, द कोड IS 1893 गिव्स वैल्यू ऑफ आर इन टेबल 7। तो IS 1893 में एक टेबल गिवन है जिसमें आर की वैल्यू अलग से मेंशन की गई है। जैसे मैं दिखाऊं तो ये है आपकी आर की वैल्यू टेबल में, ये है आपका IS 1893 पार्ट 1 2002। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग टाइप की बिल्डिंग के लिए दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील फ्रेम, ये थर्ड जो हमारा पॉइंट है, स्टील फ्रेम अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे कंसेंट्रिक ब्रेसिस हैं या फिर इसेंट्रिक ब्रेसिस है, तो वहाँ पे आर की वैल्यू आपकी होगी 4 जब कंसेंट्रिक ब्रेसिंग है और 5 होगी जब इसेंट्रिक ब्रेसिंग है। ऐसे ही अगर और भी कैटेगरीज में आपकी कोई बिल्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर की वैल्यू दी जाती है। ओके, ये देखिए यहाँ पर भी ये कंटिन्यूएशन है उसका पार्ट। ये बिल्डिंग है अनरेनफोर्स्ड जहाँ पे ब्रिक मैसनरी है तो 1.5 होगी आर की वैल्यू। ऐसे ही जो भी टाइप की आपकी बिल्डिंग है वहाँ से आप आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। IS 1893 में ये आर की वैल्यू दी गई है, यहाँ से आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आर की वैल्यू भी आ चुकी है। अब है SA/G, ये एक फ्रैक्शन बचता है हमारा SA/G। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? एवरेज रेस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट। SA/G हमारा है एवरेज रेस्पॉन्स acceleration coefficient। It is a factor
which represent the acceleration response of the structure under earthquake ground vibration. It depends on the natural period and damping of the structure. तो जो इसका नेचुरल पीरियड होता है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है, कितना हमारा बिल्डिंग एक्सेलरेट करती है तो उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें आती है द फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। तो नेचुरल पीरियड की बात जो इसमें की गई है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हमारा इस टेबल में गिवन है, जो IS 1893 क्लोज 7.6 में इस पॉइंट का मेंशन किया गया है। नेचुरल पीरियड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नेचुरल पीरियड होता है हमारा TA की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो TA की वैल्यू ये देखिए, TA हमारा है 0.075 H की पावर, ये H की पावर इसमें दी गई है जो कि टाइप अच्छे से नहीं किया गया। ये देखिए H की पावर 0.75, ये है मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग ब्रिक इनफिल वॉल। जब आपकी बिल्डिंग मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम हो और उसमें ब्रिक का इनफिल किया गया हो, ठीक है, तब TA की वैल्यू यानी कि नेचुरल पीरियड की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। H इसमें क्या है, H है पर आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इन मीटर्स, ठीक है, जितने भी आपके मीटर्स में हाइट है बिल्डिंग की तो वो आप यहाँ पे रखिए, ठीक है, और यहाँ से आप नेचुरल पीरियड की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब कोई आपका स्ट्रक्चर है मोमेंट रजिस्टिंग स्टील बिल्डिंग विदाउट इनफिल वॉल, तो स्टील बिल्डिंग है जिसमें इनफिल वॉल नहीं है, तो वहाँ पे हम TA की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 0.085 H की पावर 0.75, ठीक है। यहाँ से आई हमारी नेचुरल पीरियड की वैल्यू। अब ऐसे ही जब कोई बिल्डिंग हमारी है फॉर ऑल अदर बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम विद ब्रिक इनफिल वॉल, तो कोई भी जो हमारी मोमेंट रेजिस्टिंग बिल्डिंग है जिसमें फ्रेम है और इनफिल वॉल भी है तो उसके लिए हम नेचुरल पीरियड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 0.09 H डिवाइड बाई √D, ठीक है। तो H हमारा ये है और यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और D है इसमें मैक्सिमम बेस विड्थ, ओके। H है हाइट इन मीटर्स और D है मैक्सिमम बेस विड्थ, ठीक है। तो यहाँ से आप TA यानी कि नेचुरल पीरियड की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब नेचुरल पीरियड से हम SA/G यानी कि एवरेज रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये है हमारा नेचुरल पीरियड। नेचुरल पीरियड की ग्राफ ये दी गई, नेचुरल पीरियड के साथ में ये एक्सेलरेशन कोफिशिएंट SA/G की वैल्यू यहाँ पे दी गई। जब टाइप 1 रॉक एंड हार्ड सॉइल हो, ठीक है, तो टाइप 1, टाइप 2 है हमारी मीडियम सॉइल के लिए और टाइप 3 है हमारी सॉफ्ट सॉइल, मीडियम सॉइल, हार्ड सॉइल। इन तीनों टाइप की मिट्टी के लिए अलग अलग SA/G की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारा नेचुरल पीरियड आया 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे हमारी हार्ड रॉक की वैल्यू कितनी आएगी, ये कुछ अप्रोक्सीमेट 0.6 आएगी, ठीक है। ऐसे ही सॉफ्ट सॉइल की हमारी 0.6, मीडियम सॉइल की बात करें तो ये थोड़ी सी इससे ज़्यादा आएगी 0.7 या 8। ऐसे ही बात करें तो टाइप 1 की टाइप जब मिट्टी होगी हमारी तो उसके लिए SA/G की वैल्यू उससे थोड़ी सी ज़्यादा यानी कि 1 के आसपास आपकी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं SA/G की वैल्यू, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास Z की वैल्यू आ चुकी है, ओके। I की वैल्यू इंपॉर्टेंस फैक्टर SA/G की वैल्यू हमारे पास ये भी आ चुकी है, R की वैल्यू रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ये सारी चीज़ हमारे पास आ चुकी है। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं AH की वैल्यू। AH की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं और W की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास जो लेटरल फोर्स कितना लगेगा हमारी बिल्डिंग पे वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। और उससे हमारे बिल्डिंग पे क्या इफ़ेक्ट होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हम ये डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग
पे अर्थक्वेक का क्या इफ़ेक्ट होगा, और हम उससे पहले ही उसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो डिज़ाइन प्रोसीजर है ये सारा हमारा IS 1893 की मदद से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये समझ में आई या नहीं आई, कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।